ब्रह्मयुगम एक ऐसी मूवी है जिसे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो इसके अंदर आपने बहुत से डिटेल्स को मिस कर दिया होगा, क्योंकि इसमें हर चीज को वो लोग बहुत ही विस्तार से नहीं बताए हैं। बहुत सी जगहों पर ये लोग ऑडियंस को बताने के लिए सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किए हैं, और वो कहाँ कहाँ किए हैं, क्या क्यों कैसे, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भाई अगर आपने ब्रह्मयुगम देखा है और आपको ये मूवी पसंद आया है तो भाई ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ब्रह्मयुगम और भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो फिर देरी किस बात की भाई, चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि यहाँ रुके तो हम मारे जाएंगे, चलिए ना। इस मूवी में एक शापित अंगूठी है जिसके लिए मानो ये सारा खेल चलता है, पर उसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ नहीं बताया जाता। क्लाइमैक्स में जाके उसके बारे में हमें बताया जाता है। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोडमनपट्टी या कहीं कोडमनपट्टी की भेष में चातन की एंट्री होते ही पहले हमें उसके अंगूठी को दिखाया जाता है, जो पहले से ही सूचित कर रहा था कि इसमें सारा खेल ये अंगूठी का है। चातन जब सीरियस होता है ये अंगूठी को दिखाया जाता है, जब गुस्सा होता है ये अंगूठी वाला हाथ से अटैक करता है। फिर अब रसोईया को ही देख लो, उसे क्या चाहिए, ये शापित अंगूठी। और आखिर में तेवन रूपी चातन को क्या मिलता है, वो शापित अंगूठी। सारा खेल इसमें वो अंगूठी का था। फिर भी रसोईया कहानी सुनाते टाइम क्या एंड तक उसके बारे में तेवन को नहीं बताता, लेकिन स्टार्टिंग में ही उसका हिंट दे दिया था चातन से पहले उसका एंट्री करवा कर। और हाँ, इस अंगूठी को लेकर एक और इंटरेस्टिंग सा डिटेल्स, आप कोडमनपट्टी का भेष में चातन को देख लो या फिर कोडमनपट्टी का वो बेटा रसोईया को देख लो, दोनों लेफ्ट हैंड में वो अंगूठी को पहनते थे या पहनने वाले थे। लेकिन तेवन का रूप वाली चातन को देखा जाए तो वो अंगूठी को राइट हैंड में पहनता है। क्यों, उसके बारे में हमें पता नहीं। आपको पता हो तो हमें कमेंट करके बताओ। ये सीन पर रसोईया बोलता है, यहाँ एक वैद्य रहा करता था जो खजाने की खोज में दक्षिणी भाग में चला गया, तब से वो दिखाई नहीं दिया। और आगे हमें देखने मिलता है ये कंकाल, जिसे दिखाकर मेकर शायद बताना चाहते थे कि ये वही वैद्य है जो कि खजाने की खोज में गया था और कभी उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वो यही मरा पड़ा था। जो कि सही लगता भी है, क्योंकि चातन जिस किसी को भी मारता था उसे रसोईया गड्ढा खोदकर गाड़ देता था, हम सब ने देखा है। वैसे नोटिस किया जाए तो शायद यहाँ भी हमें एक और डिटेल्स मिल जाता है। यहाँ हमें मक्खियों के भिनभिनाने के साउंड सुनाया गया है, जिससे पता चलता है कि वहाँ जिस किसी को भी दफनाया गया है शायद उसे मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, इसीलिए वहाँ मक्खियाँ भिनभिना रहे हैं। और तेवन का भी इस हवेली में आने की देखा जाए तो ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ एक ही रात हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है वो बंदा मरने के बाद उसके जगह लेने के लिए चातन ने ही तेवन को इस हवेली में बुलाया हो, वो यक्षी को भेजकर? क्योंकि आप ही देखो ना यार, वो यक्षी चाहे तो तेवन और तेवन का दोस्त कोरा दोनों को मार सकती थी, लेकिन सिर्फ कोरा को ही मारा। और तेवन को क्यों छोड़ दिया? और वैसे भी आगे हमने देखा है यक्षी जो लोगों को अपना वश में करती थी वो खुद यहाँ चातन का वश में होकर चातन के पास आ रही है। तो ये चातन इससे अपना काम क्यों नहीं करवा सकता? ऐसा हुआ होगा तो तेवन से पहले की बंदा मरते ही जब चातन देखा होगा कि उसके एरिया के आसपास तेवन और कोरा घूम रहे हैं तो उनमें से एक को उसके हवेली में लाने के लिए ही यक्षी को भेजा होगा, ऐसा हमें लगता है। ये हमारा थ्योरी है, पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। चलो वो जो भी हो, यहाँ से ये तो पता चल गया था कि वहाँ जिसे दफनाया गया था उसे मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसीलिए उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है। और भाई ये डिटेलिंग बहुत बढ़िया था। इसके बाद तेवन जब पोट्टी का चेयर के पास जाकर पानी पीता है तो उसे ऊपर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देता है, और यहाँ से तेवन ऊपर जाने के लिए हटते ही हमें कोडमनपट्टी का तस्वीर दिखाया जाता है, जिसे कि दिखाकर मेकर्स विजुअली बताना चाहते थे कि ऊपर ये कोडमनपट्टी ही है। इसमें हमें दो जगहों पर मकड़ी के जाल दिखाया है, जो कि रेफरेंस था। अरे नहीं यार, ये स्पाइडरमैन का रेफरेंस नहीं, चातन के ट्रैप का रेफरेंस था। चातन का बात मानकर जब तेवन हवेली में प्रवेश करता है तब पहली बार हमें मकड़ी का जाल दिखाया जाता है, जहाँ एक मकड़ी जाल बुन रहा होता है, जिसका मतलब ये था कि चातन भी तेवन के लिए जाल बुन रहा है। फिर एक रात काटने के बाद अगली सुबह जब तेवन चातन के साथ पाशा खेलना स्टार्ट करता है तो दूसरी बार हमें मकड़ी की जाल दिखाया जाता है, जहाँ वो मकड़ी जाल बुनना कंप्लीट करके आराम से बैठा होता है, जिसका मतलब था कि तेवन के लिए चातन का जाल बिछाना भी कंप्लीट हो चुका है। उसे तो बस तेवन को पासा पकड़ाना था, उसके बाद उसका प्लान अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो हारेगा नहीं ना भाई। पासा खेल की एंडिंग में हमने देखा है, तो इसीलिए तेवन का पासा खेल में बैठते ही अगले ही सीन में हमें ये मकड़ी का जाल दिखाया जाता है, जहाँ मकड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब चातन का भी। फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में जाके हमें पता चलता है कि कोडमनपट्टी मर चुका है और कोडमनपट्टी के भेष में उस हवेली पर चातन रह रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसके बारे में भी हमें फर्स्ट हाफ में ही हिंट दे दिए थे कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, ये एक अच्छा आदमी नहीं है। वो तेवन बोलता है ना, उनके जनेऊ से लगता है कोई महान ब्राह्मण है। पर वो कर क्या रहा होता है? पहले तो ब्राह्मण होकर दारू पीना, राक्षस की तरह मांस खाना और महिला बुलाना। तेवन के वो डायलॉग को गलत दिखाने के लिए ये सारा चीजों को दिखा के हमें हिंट दे रहे थे कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, भगवान को न मानना। भाई सुबह जब तेवन मालिक और सेवक को लेकर गाना गाता है तो चातन बोलता है, पतियुत
तब यदि तुम महल में होते तो राजा तुम्हें वस्त्राभूषण से लाद देते। और रात को जब तेवन विधाता को लेकर गाना गाता है तो वो सो जाता है, पूछने पर जवाब भी नहीं देता। आशा है आपको मेरा गाना अच्छा लगा होगा प्रभु। चलो विधाता के गाने को तो जैसे तैसे करके चातन इग्नोर मार दिया, पर जब खाने के लिए तेवन ऊपर वाले की कृपा है बोलता है तो चातन बोलता है परंतु ये सब तो हमने दिया है ना, तो ऊपर वाले का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? मतलब एक ब्राह्मण होकर ऊपर वाले के नाम लेने से ही चिढ़ रहा है, ऊपर से इतना सारा कांड कर रहा है। फर्स्ट हाफ में बस इतना हिंट हमारे लिए काफी था समझने के लिए कि ये कोई दुष्ट आत्मा ही होगा, पर हम समझ नहीं पाते। सेकंड हाफ आने के बाद जाके सब समझ आता है। कोडुमन पोट्टी कब मरा ये हमें नहीं दिखाया, लेकिन उसका हिंट शायद ये सीन में हमें दिया गया था। रसोईया को हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, भले ही चातन उसका पापा को ऊपर कैद करके रखा हो और रसोईया उसे रोज खाना देने जाके उनका दुख भरी जिंदगी को देखता हो, फिर भी वो चातन को कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं करता, क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर ले, जब तक वो बंद कमरे का अखंड ज्योति जलता रहेगा तब तक वो चातन को हरा नहीं पाएगा। सो इसीलिए वो हमेशा चातन के सामने झुक के रहता है। लेकिन ये सीन पर वो चातन का बात नहीं मानता। मृत्यु का भय नहीं तुझे? नहीं है। और इसके बाद चातन चाहे जो भी करे रसोईया माफी नहीं मांगता, जबकि आगे हमने देखा है चातन थोड़ा गुस्सा दिखाते ही रसोईया माफी मांग लेता है। मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसे बंद कमरे की चाबी चाहिए था, वो तो उसे तब भी चाहिए था, लेकिन तब सबर क्यों नहीं किया? चातन के सामने ऐसा बिहेव क्यों किया? क्योंकि भाई तब शायद उसका पापा कोडुमन पोट्टी मरने जा रहा था या मर चुका था। ऊपर से तब उसे पता भी नहीं था कि उस बंद कमरे की चाबी अभी है भी कि नहीं, वो तो उसे तेवन के साथ बात करने के बाद पता चलता है। तो इसीलिए रसोईया तब ऐसे बिहेव कर रहा था, अपना जान का परवाह किए बिना। लेकिन जब उसे चाबी मिल गया, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। वैसे यहाँ ये सीन पर उल्लू भी चिल्लाता है तो चातन बोलता है पुनः चीतकार मृत्यु सूचक होती है। हाँ, पर वो मृत्यु सूचक रसोईया के लिए नहीं था, उसके पापा कोडुमन पोट्टी के लिए था, जो उसी रात मर चुका था या मरने वाला था। हमें लगा कि इसे भी आप में से बहुत लोग मिस कर दिए होंगे, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट, ये पूरा मूवी को हमें तेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाया गया है। ये तो आप सबने नोटिस किया ही होगा। देखना स्टार्टिंग में भी कोडुमन पोट्टी के चेहरा तक को जब तक तेवन सर उठा के नहीं देखता तब तक हमें भी नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे ही देखना जब वो रसोईया भी पोट्टी फैमिली और चातन का कहानी सुनाता है तो उस कहानी का विजुअल भी हमें तेवन का ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। इसीलिए देखना कहानी में चातन का नाम लेते ही तेवन वैसा ही नाखून को इमेजिन करता है जैसा नाखून की वो पहले यक्षी के हाथ में देखा था। हाँ, ये तेवन का ही इमेजिनेशन था, जिसके वजह से हमें चातन का नाखून को ऐसा दिखाया गया। पर क्या आपने नोटिस किया, इसमें हमें चातन को भी एक बार तेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। पहले उसे पता नहीं था कि चातन कैसा दिखता है। मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है। इसीलिए देखना रसोईया कहानी सुनाते टाइम वो जैसा यक्षी वगैरह देखा था वैसा थोड़ा थोड़ा इमेजिन किया, और जैसा वो कहानी सुनाते टाइम इमेजिन किया था उसका सपना में भी वैसा चातन को देखा, जिसे देख करके हमारा भी फट चुका था। लेकिन असल में चातन ऐसा नहीं था, क्लाइमैक्स में हमने देखा है। तो हाँ, वो कहानी के अंदर और तेवन के सपना के अंदर जो हमने देखा है वो तेवन का इमेजिनेशन वाला चातन का रूप था। पता नहीं कितने फिल्मी भाई इसे नोटिस किए होंगे, पर हमें लगा इसे भी इस वीडियो में ऐड करना चाहिए। तो भाई बता दिया। आप क्या सोच रहे थे ये चेतन के बारे में हमें कमेंट करके बताओ। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और क्या बचा, बाकी वो कान के बाल के डिटेल्स को तो आपने नोटिस किया ही होगा। फिर भी जिस किसी ने भी मिस कर दिया, भाई तेवन स्टार्टिंग से ही अपना लेफ्ट कान में एक बाली पहनता था और उसके बारे में एक डायलॉग भी है। उसने मुझे कान की ये बालियां दी है। लेकिन ये सीन पर जब रसोईया देखता है कि तेवन की बाली मिसिंग है तो वो उसके बारे में बताता है। पर असली ट्विस्ट तब आती है जब तेवन लेफ्ट कान को नहीं राइट कान को चेक करता है, क्योंकि आज तक चातन सिर्फ कोडुमन पोट्टी के ही भेष में जीता आ रहा था, तो उसे उसके बारे में सब पता था। लेकिन तेवन के बारे में इतना ध्यान थोड़ी ना दिया था यार। वो तो एक्सीडेंटली तेवन मारा गया तो वो इसका रूप ले लिया, और बाली का बात आते ही इसने पहले गलती से राइट कान को चेक किया, क्योंकि कोडुमन पोट्टी दोनों कानों में बाली पहनता था, और यहाँ ये लेफ्ट कान को छोड़ के राइट कान को चेक करना मतलब तेवन मर चुका है और तेवन के रूप में यहाँ वो चातन खड़ा है। वैसे इसके अंदर कुछ और भी चुटकू मुटकू डिटेल्स है जिसके लिए कि हमें और डीप में जाना पड़ेगा। रसोईया को ही देख लो, वो मदिरा नहीं पीता, कारण वो अपना लक्ष्य भटकना नहीं चाहता। कोडुमन पोट्टी को दफनाने के बाद ये रसोईया नहाने लगता है, क्योंकि वो उसका बेटा था। चातन सोते ही इस हवेली में बारिश रुक गया, जो दर्शा रहा था कि इसकी शक्ति के कारण ही वो बारिश हो रहा था। और आप चातन के वो मुख वाला सीन को तो नोटिस किया ही होगा। रसोईया के कहानी के टाइम चातन जैसे आत्मा को खींच रहा था, वैसे तेवन का भी आत्मा को वो खींचना चाहा, जो दिखाने के लिए था कि वैद्य, नर्तक, पोट्टी और वो जितने सारे भी थे उन सबको चातन ने कैसे मारा। ऐसे बहुत जगह में छोटी छोटी डिटेल्स भी देखने में मिल जाता है। ये सीन में देखो 12 राशियों का चित्र, इसे नहीं भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि कोडुमन पोट्टी एक मांत्रिक था और उसके भेष में यहाँ चातन भी रह रहा था, तो वो लोग डिटेलिंग के लिए इसे भी डाले। नोटिस करने जाओ तो ऐसे और भी मिल जाएंगे भाई, पर हम तो इसके अंदर इतना ही नोटिस किए। अच्छा रुको, एक और बात, ये चातन शायद जिसका रूप लेता है उसी के जैसे ही चाली चलन और बातें करने लगता है। कोडुमन
हनुमान पोट्टी का रूप में था तो हम देख चुके हैं, पहले ज्ञान की बातें किया करता था, श्लोक बोलता था, अब क्या करेगा, गाना गाएगा? पता नहीं, पर तेवन के बॉडी लैंग्वेज तो भाई सीख रहा है, लेकिन फिर भी शायद अपना पुराना बॉडी को नहीं भूला, इसीलिए पानी में भी उसे अपना पुराना चेहरा ही दिख रहा है। भाई अभी हम सोच रहे हैं, पहले वो हंस हंस कर कई सारे लोगों को निपटा दिया था, अब इस लुक के साथ वो और क्या नहीं करेगा। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है क्या? चलो उसका आगे देखेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट तो भाई बवाल निकला। मेकर्स इसमें बहुत मेहनत की है। और भाई बस ये था ब्रह्मयुगम मूवी के कुछ डिटेल्स, जिसे कि हम इसे ओटीटी में आने के बाद देखकर नोटिस किया था। अगर आपने भी ऐसा कुछ इसमें नोटिस किया है जिसे कि हमने मिस कर दिया है, तो प्लीज कमेंट करके हमें वो भी बताना। तो बस आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।